अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों। टुडे वी आर स्टार्टिंग मई जून 2020 पेपर 2 सो वेरिएंट 2 डिस्कस आज हम करेंगे। कल हमने वेरिएंट 2 डिस्कस किया था, आज हम डिस्कस करेंगे वेरिएंट 2 तो मई जून 2020। अच्छा जी, सो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें परसेंटेज का क्वेश्चन है हमारे पास। स्टीफन had an annual income $21,500, $21,500 in 2018. His annual income increased to $22,790 in 2019. They're asking to find the percentage increase. The formula for finding out the percentage increase is increase in amount. Whatever the increase in your amount, you have to write that amount in the numerator. इंक्रीज इन अमाउंट, जो भी आपका अमाउंट इंक्रीज हुआ है मींस जो पहले था अब इंक्रीज हो गया, जितना भी अमाउंट इंक्रीज हुआ है आपका, यू नीड टू राइट दैट नंबर इन द न्यूमरेटर. ओके, देन वट एवर द प्रीवियस अमाउंट, जस्ट लाइक प्रीवियस अमाउंट हमारे पास था 21,500, ये आपका प्रीवियस अमाउंट हो गया. दिस इज बिकम योर फ्रैक्शन. ठीक है, वट एवर इंक्रीज, अगर डिक्रीज इन परसेंटेज बोलता तो जो अमाउंट डिक्रीज हुआ है वो आपने न्यूमरेटर में लिखना था और जो प्रीवियस अमाउंट था वो आपने डिनोमिनेटर में लिखना था. ओके, सो व्हेन एवर द क्वेश्चन इज ऑफ परसेंटेज, सो यू नीड टू मेक अ फ्रैक्शन फर्स्ट. आपने क्या बनाना होगा, पहले फ्रैक्शन बनाना होगा. आफ्टर मेकिंग अ फ्रैक्शन देन मल्टीप्लाई दैट फ्रैक्शन बाय 100%, देन दैट वैल्यू कन्वर्ट फ्रॉम नंबर टू परसेंटेज. अब कितना इंक्रीज हुआ, 22,790 इसकी करंट जो इनका एनुअल इंक्रीज होने के बाद जो अमाउंट था वो है 2019 में, और जो प्रीवियस अमाउंट था वो था 21,500. इसको जब माइनस करेंगे हम 22,790 minus 21,500, it become 1290. So increase in amount is 1290. Convert that amount into percentage. So 1290, that is your increase in amount. What was the previous amount? It was 21,500. This is your fraction. Multiply this fraction by 100%. 1290 divided by 21,500 multiply by 100%. Your answer is 6%. Your answer is 6%. So your increase in percentage in terms of percentage is 6%. पहले से जो अब आपका annual increment हुआ है, total 6% आपका increase हुआ है. Okay, so this is the way to find out the increase in amount or increase in percentage और decrease in percentage. तो decrease in percentage भी बिल्कुल इसी तरह से होगा. कितना decrease हुआ, you need to write that amount in the numerator, and then what was the original amount, what was the original amount or what was the previous amount, you need to write that number in the denominator, and then after making a fraction, multiply that fraction into 100%. That will be your answer in percentage. Okay, percentage means fraction. Make a fraction first and then multiply that fraction by 100%. Okay, now B part. In B part, Stephen invests $1,260 in a bank. Such type of question we have discussed in my last lecture as well, but वो क्वेश्चन था आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट का, ये क्वेश्चन है आपके पास सिंपल इंटरेस्ट का. बस ये फर्क है. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है वो हम डिस्कस करते हैं. So whatever the amount, whatever the value you are depositing or you are investing or you are borrowing, that amount is called principal. That value is called principal. So right now your principal is $1,260. So the bank pays simple interest rate is 2.5%. Rate is given to you 2.5% per year. You need to mention the unit as well, per year, per month, per day, whatever the unit will be, you have to write that unit as well. Calculate the amount Stephen has in the bank at the end of 3 years. Time 3 years. एक बात ध्यान में रखनी है आप लोगों ने, आपका रेट और टाइम का यूनिट सेम होना चाहिए. अगर रेट पर ईयर है तो टाइम को भी ईयर्स में होना कंपलसरी है. अगर रेट पर मंथ है तो टाइम का भी मंथ में होना जरूरी है. इन दोनों के यूनिट सेम होने चाहिए. ठीक है. सो एट द एंड ऑफ 3 years अमाउंट कितना होगा, तो वो अमाउंट मालूम करने का कह रहा है कि 3 साल बाद अमाउंट कितना होगा. सो अमाउंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है प्रिंसिपल
plus interest. This is the formula for finding out the amount. अब इस अमाउंट के लिए आपको प्रिंसिपल तो पता है, बट यू डोंट नो द इंटरेस्ट. फॉर फाइंडिंग आउट द आई स्टैंड फॉर सिंपल इंटरेस्ट. आई स्टैंड फॉर सिंपल इंटरेस्ट. द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द सिंपल इंटरेस्ट इज आई इज इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन 100. आपके पास p की वैल्यू भी पता है. p is denoted by principal. Principal means the amount which you are depositing or which you are borrowing or which you are investing. So that is called your principal. 1260 is your principal. Rate 2.5% per year. Time 3 years divided by 100. तो इसको आप लोगों ने आंसर 1260 multiply by 2.5 multiply by 3, whatever the answer will come, divided by 100, it become 94.5. The answer is 94.5. आपका जो इंटरेस्ट आया वो 94.5 आया. As I told you, the formula for finding out the amount, उसने प्रिंसिपल नहीं मांगा, उसने बोला कि 3 साल बाद calculate the amount at the end of has in the bank at the end of 3 years. 3 साल बाद उसके पास कितना अमाउंट होगा बैंक के अंदर. तो उसके पास एक तो अपना अमाउंट होगा, अपना प्रिंसिपल होगा 1260 जो उसने इन्वेस्ट किया था, फिर उसको 3 साल में इंटरेस्ट मिला $94.5. दोनों को प्लस कर लो. 94.5 plus 1260, your answer will be 1354 1354.5 $1354.5. That is the amount that Stephen have in the bank after 3 years. Okay, so this is the answer of simple interest की कंडीशन देख लें आप लोग. अच्छा जी, ये क्वेश्चन एक्सचेंज रेट का ये 2-1 में भी आया था एज इट इज क्वेश्चन, 2-2 में भी आया है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. स्टीफन चेंजेस 4300 इंडियन रुपीज इनटू डॉलर्स. आपके पास एक्सचेंज रेट गिवन होता है और जो चीज़ एक कन्वर्ट करनी होती है वो गिवन होता है. ठीक है, सो यू नीड टू फाइंड हाउ वर्क आउट हाउ मच he receives and give your answer correct to nearest dollar. Okay, so the conversion rate is $1 representing 67.8 Indian rupees, and you need to convert 4300 Indian rupees into dollar. Okay, so you need to make a ratio first and then cross multiplying them. 4300 multiply by 1, 67.8 multiply by x. 4300 when multiply by 1 it will remain same, divided by 67.8. So divide करें क्या आंसर आता है. Let's check the answer. 4300 divided by 67.8. So answer will be 63 point nearest dollar में, तो 63 आंसर आ रहा है वैसे 63.42, तो नियरेस्ट डॉलर में हो जाएगा ये $63. ओके, सो योर थर्ड आंसर इज $63 इन नियरेस्ट डॉलर, क्योंकि क्वेश्चन में नियरेस्ट डॉलर मांगा था तो आपने नियरेस्ट डॉलर में इसको कन्वर्ट करके देना है. अच्छा जी, तो ये बिल्कुल आसान पार्ट है. देखें हर साल आता है, लास्ट ईयर भी आया था, इस साल भी 2020 में आया था और होप्स हो के नेक्स्ट ईयर भी आएगा. नेक्स्ट ईयर बोल रहा हूँ, कमिंग साल में जो पेपर है उसमें भी आएगा. अच्छा जी, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर मोर देन इट्स विड्थ. This is the rectangle. This is the length of the rectangle. This is called the width of the rectangle. Okay, so the length of a rectangle is 6 centimeter more than its width. W सेंटीमीटर, width को W सेंटीमीटर से शो किया और लेंथ जो है उससे 6 सेंटीमीटर ज्यादा है, W plus 6. ओके, सो लेंथ 6 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो अगर width W है तो लेंथ जो होगी वो +6 कर दो, W plus 6. ओके, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 37 सेंटीमीटर. जो पेरीमीटर है वो 37 सेंटीमीटर है. द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 2L plus W. दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, क्योंकि पेरीमीटर गिवन है क्वेश्चन में आपके पास, तो इसी वजह से आपने पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाना है. So 37 centimeter is the perimeter of the rectangle. 2 is multiplying over here. It will be divided after changing its position. The value of length is W plus 6 and the value of width is W. So when you divide 37 by 2,
37 by 2, you will get 18.5. 6 after changing its position become minus 6 is equals to 2w, w plus w, 2w. 18.5 minus 6 become 12.5. 12 is multiplying over there, it will be divide. When you divide 12.5 by 2, you will get 6.25. So the value of w, आपको उसने solve करने का कहा था. Solve means to find the value of unknown. The value of unknown is 6.25 centimeter. अच्छा जी, so ये हो गया आपके पास. Then B part. A rectangle 20 centimeter by 8 centimeter, which is representing by the unshaded region 20 centimeter by 8 centimeter, is cut from the rectangle, which is cut from the rectangle, the larger one, which is having length 28 centimeter and 15 centimeter. Each measurement given correct to the nearest centimeter. ये nearest centimeter के अंदर है. Calculate the upper bound फॉर द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. अच्छा जी, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन का अपर बाउंड मालूम करना है. तो शेडेड रीजन निकलेगा कैसे, पहले तो हम ये देख लेते हैं. शेडेड रीजन कैसे निकलेगा? टोटल एरिया. टोटल एरिया मींस लार्जर रेक्टेंगल का एरिया माइनस अनशेडेड एरिया. जब मैं टोटल में से अनशेडेड एरिया माइनस कर दूंगा तो इससे जो आपका एरिया बचेगा वो एरिया होगा शेडेड एरिया. दिस इज द कंडीशन फॉर द शेडेड एरिया. अच्छा जी, अब टोटल एरिया क्या है? द लार्जर रेक्टेंगल. और आपको आंसर क्या चाहिए? अपर बाउंड. अपर बाउंड मींस यू नीड टू गेट मैक्सिमम आंसर. आपने अपना मैक्सिमम आंसर निकालना है. तो मैक्सिमम आंसर डिफरेंस के अंदर मैक्सिमम आंसर कब आता है? जब यू नीड टू सब्ट्रैक्ट द लार्जर वैल्यू बड़ी वैल्यू से, लीस्ट वैल्यू लार्जर वैल्यू से छोटी वैल्यू, या लीस्ट वैल्यू आप माइनस करेंगे लीस्ट वैल्यू लार्जर से माइनस करेंगे तो आपके पास जो आएगा वो मैक्सिमम आंसर आएगा. ओके, जब भी आपको डिफरेंस निकालना हो, मींस सब्ट्रैक्शन के अंदर आपको मैक्सिमम आंसर चाहिए. सब्ट्रैक्शन के अंदर आपको क्या चाहिए? मैक्सिमम आंसर चाहिए. तो मैक्सिमम आंसर कैसे आता है? बड़ी वैल्यू से, मींस लार्जर वैल्यू से लीस्ट वैल्यू जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो डिफरेंस जो होगा वो मैक्सिमम होगा. ठीक है, तो हमें मैक्सिमम डिफरेंस चाहिए. तो हमें पहले टोटल एरिया मैक्सिमम चाहिए. तो मैक्सिमम टोटल एरिया कैसे निकलेगा? मैक्सिमम टोटल एरिया आपका निकलेगा नियरेस्ट सेंटीमीटर है. नियरेस्ट सेंटीमीटर, अगर आपको अपर बाउंड और लोअर बाउंड का कॉन्सेप्ट है तो क्या होता है? जब फॉर एग्जांपल 6 सेंटीमीटर है नियरेस्ट सेंटीमीटर, तो इसका अपर बाउंड 6.5 सेंटीमीटर होगा और लोअर बाउंड 5.5 सेंटीमीटर होगा अगर नियरेस्ट सेंटीमीटर में है तो. ठीक है, अगर नियरेस्ट 10 सेंटीमीटर में होगा मींस वॉट एवर टू द नियरेस्ट इज, जो भी नियरेस्ट के करीब है उसका हाफ करके आप प्लस करोगे तो अपर बाउंड आएगा और हाफ करके माइनस करोगे तो लोअर बाउंड आएगा. ओके, अगर कोई नंबर होता फॉर एग्जांपल 60 सेंटीमीटर, एग्जामिनर बोलता है ये नियरेस्ट 10 सेंटीमीटर में है, तो इसका अपर बाउंड लोअर बाउंड क्या होगा? 10 का हाफ होगा. व्हेन यू डिवाइड 10 बाय 2 यू विल गेट 5. तो जब 60 में 5 प्लस करेंगे तो दैट विल बी योर अपर बाउंड, और 60 में से 5 माइनस करेंगे तो दैट विल बी योर लोअर बाउंड. तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द अपर बाउंड और द लोअर बाउंड. जो भी नियरेस्ट होगा उसको हाफ करके प्लस करेंगे तो यू विल गेट द अपर बाउंड, और हाफ करके माइनस करेंगे तो यू विल गेट द लोअर बाउंड. तो हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए डिफरेंस का. तो हम टोटल एरिया का पहले बड़ी वैल्यू मींस लार्जर मैक्सिमम आंसर निकालेंगे. मैक्सिमम आंसर कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, टोटल एरिया रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू विड्थ. इसकी जो लेंथ है मैक्सिमम 28 है, तो नियरेस्ट सेंटीमीटर में इसका मैक्सिमम आंसर होगा 28.5 मल्टीप्लाई बाय इसके विड्थ जो है 15 है, इसकी मैक्सिमम विड्थ क्या हो सकती है? 15.5. तो आपने इसका आंसर निकालना है माइनस, फिर छोटा जो अनशेडेड है वो भी रेक्टेंगल है, उसका भी फॉर्मूला लेंथ इनटू विड्थ है. अच्छा जी, अब मैक्सिमम आंसर से माने मैंने आपको बताया जब डिफरेंस आपने बड़ा निकालना होता है तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करनी होती है. माने मैक्सिमम आंसर में से लीस्ट आंसर माइनस करना है. तो छोटा वाला जो रेक्टेंगल है, जो अनशेडेड रेक्टेंगल है, इसमें आपने लीस्ट आंसर लेना है. तो 20 का लीस्ट आंसर होगा 19.5 और 8 का लीस्ट आंसर होगा 7.5.
तो इसका आंसर निकाल के जब आप माइनस करेंगे 28.5 28.5 मल्टीप्लाई 15.5 minus 19.5 multiply 7.5. Your maximum answer will be 295.5. So that will be the maximum answer. आपका जो अपर बाउंड आएगा वो क्या आएगा 295.5. फिर से समझ लें, अगर आपने किसी भी डिफरेंस के अंदर मैक्सिमम आंसर चाहिए हो, किसी भी डिफरेंस का मैक्सिमम आंसर चाहिए, माने a माइनस बी का मैक्सिमम आंसर चाहिए आपने, तो आप a की बड़ी वैल्यू लेंगे और b की छोटी वैल्यू लेंगे। तो इस कंडीशन में जो आपका डिफरेंस होगा वो मैक्सिमम होगा। डिफरेंस क्या होगा? मैक्स होगा, मैक्सिमम होगा। ओके, इसी तरह से इसका अक्सर सवाल आता है फ्रैक्शन का, जैसे a अपॉन बी। अगर आपने फ्रैक्शन का मैक्सिमम आंसर चाहिए, आपको मैक्सिमम आंसर चाहिए किसका? फ्रैक्शन में, तो ऊपर वाली वैल्यू अपर बाउंड आएगी, बड़ी वैल्यू आएगी, और नीचे वाली वैल्यू लोअर बाउंड आएगी, माने छोटी वैल्यू आएगी, स्मॉलर वैल्यू आएगी। तो इस कंडीशन के अंदर आपका मैक्सिमम आंसर आता है। ठीक है, जितना डिनोमिनेटर छोटा होता है और न्यूमरेटर बड़ा होता है तो फ्रैक्शन में मैक्सिमम आंसर आता है। तो आपको सब्ट्रैक्शन की भी कंडीशन पता होना चाहिए, फ्रैक्शन की भी कंडीशन का पता होनी चाहिए कि अपर बाउंड कब आएगा। अपर बाउंड मीन्स मैक्सिमम आंसर, लोअर बाउंड मीन्स मिनिमम आंसर। ओके, तो ये कंडीशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। 3 मार्क का क्वेश्चन आया पेपर 2 में, तो अक्सर अगर पेपर 2 में आता है तो ये इसी तरह की कंडीशन में आता है, या तो डिफरेंस आएगा या फ्रैक्शन आएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 विच इज वेरी सिंपल। अच्छा जी, ये ट्रिग्नोमेट्री से लिंक करता है ये। A lighthouse L is fixed on a building 8 meter above the base. बेस से 8 मीटर ऊपर जो है वो लाइट हाउस है। सो पूरी कंडीशन यहाँ पे आपके पास गिवन है। 12 मीटर ये गिवन है, 8 मीटर राइट एंगल ट्राइंगल की हाइट गिवन है। दे आर आस्किंग अ पॉइंट P 12 मीटर फ्रॉम B, कैलकुलेट द एंगल ऑफ एलिवेशन L फ्रॉम P। माने P से L पे जो एंगल बन रहा है, that angle is called angle of elevation। means जब आपका ऑब्जर्वर नीचे हो और वो कोई ऊपर की चीज ऑब्जर्व कर रहा हो, उसके दरमियान में जो एंगल बनता है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। तो अब आपने ये एंगल थीटा मालूम करना है। L फ्रॉम P, माने P से P पे ऑब्जर्वर है और वो L को ऑब्जर्व कर रहा है, इस पॉइंट को। तो इस दौरान जो एंगल बन रहा है, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो आपने ये थीटा मालूम करना है। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल आते ही आपके जहन में साइन कॉस टेंजेंट के रेशियोज आने चाहिए। ठीक है, सो इस एंगल के मुताबिक इसका ऑपोजिट साइड गिवन है, मींस परपेंडिकुलर गिवन है आपके पास 8, और एंगल का एडजेसेंट साइड गिवन है, मतलब बेस गिवन है आपके पास 12। जब आपको एंगल फाइंड आउट करना होता है तो आप दोनों गिवन साइड यूज करते हैं, तो आप परपेंडिकुलर और बेस यूज करेंगे, परपेंडिकुलर और बेस टिल पेंटेड ब्लैक। टेंजेंट थीटा फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, टिल पेंटेड ब्लैक। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपको थीटा मालूम करना है, टेंजेंट वहां जाके हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स। परपेंडिकुलर आपके पास है 8 और बेस आपके पास है 12। अब इसको आप कैलकुलेटर में पुट करें, शिफ्ट दबा के press the shift button and then tangent, it become tangent inverse fraction 8 upon 8 divided by 12. Your answer will be, your angle of elevation will be, wait a while, शिफ्ट दबा के टेंजेंट का बटन प्रेस किया, टेंजेंट इनवर्स। कैलकुलेटर मेरा रेडियन में कन्वर्ट हुआ हुआ था। टेंजेंट इनवर्स परपेंडिकुलर 8 और बेस है आपके पास 12। Your answer will be 33.69, 33.69 degree or 33.7 degree. Okay, so that will be your answer, that will be your angle of elevation, 33.7 degree. Okay, now the second question. Again the right angle triangle is there, angle is given to you, right angle triangle means 90 degree, it means right angle triangle। ऑपोजिट साइड आपके पास गिवन है, मींस परपेंडिकुलर गिवन है, एंगल का ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है, वो गिवन है आपके पास। दे आर आस्किंग टू फाइंड QL, QL is opposite to 90 degree, means they are asking to find hypotenuse।
ओके क्या मालूम करने का कह रहा है, हाइपोटेन्यूज मालूम करने का कह रहा है। परपेंडिकुलर आपके पास गिवन है और हाइपोटेन्यूज मालूम करने का कह रहा है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस फॉर्मूले में आते हैं, सम पीपल हैव मींस sin theta is equals to perpendicular upon hypotenuse। थीटा आपके पास गिवन है 70 डिग्री, परपेंडिकुलर मींस ऑपोजिट टू, जो एंगल यहाँ पे यूज करते हैं उसका ऑपोजिट एंगल जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। सो परपेंडिकुलर इज 8 और 90 का ऑपोजिट जो होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है, तो 90 का ऑपोजिट है QL। तो आपको QL फाइंड आउट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, QL इज इक्वल्स टू 8 अपॉन साइन 70 डिग्री। सो QL विल बी 8 divided by sine 70. Your answer is the length of QL is 8.51. 8.51 unit. Whatever the unit is, that will be your answer. 8.51. Okay. अच्छा जी. Now they are asking to find TS. Calculate TS. अच्छा जी, a vertical pole RS means it makes a right angle with horizontal base। horizontal base के साथ यहाँ पे right angle बनाएगा। ओके 1.6 मीटर जो है वो पोल की लेंथ है। horizontal ground शेडो बन रहा है। they are asking to find TS। अच्छा अब यहाँ देखें, both the triangles are right angle triangle। अब इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। एक बड़ा right angle triangle है और एक छोटा right angle triangle है। दोनों के तीनों एंगल एक जैसे हैं। अगर दो एंगल एक जैसे हैं तो ये 90 है, ये भी 90 है, ये एंगल दोनों में कॉमन है। और अगर दो एंगल एक जैसे हैं दोनों ट्राइंगल के, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल को, तीसरा एंगल भी सेम होगा। सो इट शोज द गिव इट द टू ट्राइंगल्स आर राइट, द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल्स। इफ ऑल थ्री एंगल्स आर congruent of two triangles then the triangles are said to be similar triangles। अब सिमिलैरिटी का रूल क्या है, आप रेशो बना सकते हैं। आपको TS फाइंड आउट करना है। TS का रेशो बनाए, TS बेस है तो बेस का रेशो बनेगा 6.5 के साथ, TS अपॉन 6.5। फिर 1.6 हाइट आपके पास गिवन है, परपेंडिकुलर आपके पास गिवन है, परपेंडिकुलर का रेशो बनेगा परपेंडिकुलर के साथ 1.6 अपॉन 8। TS फाइंड आउट करना है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 6.5 डिवाइडेड बाय 8। कैलकुलेटर में पुट करें, फ्रैक्शन 1.6 multiply by 6.5 divided by 8, your answer will be 1.3। so TS is equals to 1.3। होप के यहाँ तक आपको क्लियर होगा बिल्कुल। नाउ दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है हिस्टोग्राम का। हिस्टोग्राम हमने कल डिस्कस नहीं किया था, हमने कल डिस्कस किया था कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और एस्टिमेटेड मीन। अच्छा जी, हिस्टोग्राम में हमारे पास कुछ ग्राफ्स इसके बने हुए हैं, कुछ इसके बार बने हुए हैं, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के कॉलम्स बने हुए हैं और कुछ फाइंड आउट करने हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले दे आर आस्किंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। अब पी का जो कॉलम है, पी की जो रेंज है 1.5 से 2 तक है। 1.5 से 2 तक मतलब ये वाला रेंज 1.5 से 2 तक। इसकी डेंसिटी आ रही है 30। 1.5 से 2 तक की डेंसिटी कितनी आ रही है, 30। अच्छा जी, सो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आपके पास गिवन है इस क्वेश्चन में और दे आर आस्किंग टू फाइंड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ। डेंसिटी आपके पास आपने कॉलम में से देखनी है, यहाँ ब्लॉक में से 1.5 से 2 तक की डेंसिटी है 30। तो डेंसिटी आ गया 30। फ्रीक्वेंसी है पी जो मालूम करना है, और क्लास विड्थ मतलब इस इंटरवल में 1.5 और 2 के दरमियान में जो डिफरेंस है ये आपने लिखना है। 2 और 1.5 में डिफरेंस है 0.5 का, ये इसकी क्लास विड्थ आ गई 2 माइनस 1.5। तो 0.5 इसकी क्लास विड्थ है। 0.5 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 इंटू 0.5। द वैल्यू ऑफ पी विल बी 15। सो पी की वैल्यू आ गई आपके पास 15। अच्छा जी, बाकी में कह रहा है कि कंप्लीट करें यूजिंग द हिस्टोग्राम फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। बाकी में कह रहा है कि कंप्लीट द हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम कंप्लीट करने में सिर्फ एक ब्लॉक बनाऊंगा, बाकी आप लोग खुद बनाएंगे। ओके,
जैसे फॉर एग्जांपल 2 से 2.5 तक का मुझे हिस्टोग्राम कंप्लीट करना है, तो 2 से 2.5 तक का डेंसिटी का मैंने फॉर्मूला आपको बताया, फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ। फ्रीक्वेंसी है इसकी 14, फ्रीक्वेंसी का कॉलम ये रहा, फ्रीक्वेंसी है इसकी 14 और क्लास विड्थ 2 और 2.5 में जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड क्लास विड्थ। 2 और 2.5 में जो फर्क है वो 0.5 का है। तो जब मैं 14 को 0.5 से डिवाइड करूंगा आई विल गेट 28। तो मेरी डेंसिटी आई 28। कहां से कहां तक की डेंसिटी? 2 से 2.5 तक की, 2 से 2.5 तक की, 2 से 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, ये 2.5 है मेरी डेंसिटी आई। आंसर आया था मेरा 28। 1 2 3 4 5 29 28। स्केल से आपने ये कॉलम बना देना है, ठीक है। तो आपने इस तरह से हिस्टोग्राम बाकी भी कंप्लीट करने हैं। ये सारे, इसमें कोई गैप नहीं होता हिस्टोग्राम में, हिस्टोग्राम में कोई गैप नहीं होता, ये बात ध्यान में रखिएगा। ये आपका हिस्टोग्राम इसी तरह से कंप्लीट होता जाएगा। फिर उसके बाद 2.5 से 3.5 तक है, इसका फ्रीक्वेंसी 23 है और जो डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान में वो 1 है, तो इसकी डेंसिटी भी 23 आएगी। तो आप बना लीजिएगा ब्लॉक। आगे 18 अपॉन 1.5 हो जाएगा, 3.5 और 5 में 1.5 का फ़र्क है। फिर ये हो जाएगा 12 अपॉन 2, 7 माइनस 5 2, तो ये 6 आंसर आ जाएगा, 12 अपॉन 2 6। तो इस तरह से इसको कंप्लीट करके आपने हिस्टोग्राम को कंप्लीट करना है। ओके, सो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। फिर आ जाता है इसका बी पार्ट, एस्टिमेटेड मीन। ये 2.1 में भी आया था और 2.2 में भी आया है। एस्टिमेटेड मीन यू नीड टू सॉल्व बाय योरसेल्फ, इट्स वेरी सिंपल। अगर इसकी आपने वीडियो देखनी है तो इसके अलग से भी लेक्चर मौजूद है, अदरवाइज जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर भी एस्टिमेटेड मीन कैसे निकालते हैं वो लेक्चर मौजूद है। फॉर्मूला है इसका एस्टिमेटेड मीन का सम ऑफ एफ एक्स अपॉन सम ऑफ एफ। बाकी डिटेल आप लोग लास्ट वीडियो से देखें। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम ये भी लास्ट वीडियो में अपडेट है, ये भी आप लोग देखें लास्ट वीडियो से। इसका अलग से भी लेक्चर मौजूद है, अगर वहां से देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। अच्छा जी, साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन में सॉल्व करा देता हूँ, जो बच्चों जिनका वीक है अलजेब्रा, उनको उनके लिए मैं थोड़ा सा दोबारा से समझा देता हूँ। वैसे इसमें इतना मुश्किल कुछ भी नहीं है। आपने चेक करना है कि पहले इक्वेशन हम एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं, इक्वेशन अरेंज है या नहीं है। द बोथ द इक्वेशंस आर अरेंज्ड, तो अरेंज तो है, पहला स्टेप हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने देखना है एक्स और वाई का कौन सा कॉफिशिएंट, किस वेरिएबल का कॉफिशिएंट एक जैसा है। यहाँ पे एक्स के वेरिएबल हैं 2 और 3 और वाई के वेरिएबल है 4 और 3। तो ना एक्स के दोनों वेरिएबल कॉफिशिएंट सेम है, ना वाई वेरिएबल के कॉफिशिएंट दोनों सेम है। तो आपने किसी भी एक को सेम बनाना है। तो मुझे जो आसान लग रहा है वो लग रहा है 4 एंड 3। 4 और 3 का आप एलसीएम लें, 2 2s are 3 सेम, 2 1s are 3 सेम, 3 1s are। तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे 2 2 3 तो आंसर आया 12। इसका मतलब है आपने y के कॉफिशिएंट को 12 बनाना है। क्या मतलब हुआ इसका? जो भी एलसीएम आएगा आपने उस कॉफिशिएंट को वो नंबर बनाना है। तो आपने y के कॉफिशिएंट का एलसीएम लिया था, वो 12 आया, तो आपने y के कॉफिशिएंट को 12 बनाना है। तो 4 को 12 बनाना है तो पूरी इक्वेशन को, मैथमेटिकल रूल है किसी एक को बीच में से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। 4 को 12 बनाना है तो पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरह से यहाँ पे 3 है y का कोफिशिएंट, इसको 12 बनाना तो पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या आंसर आएगा? 4 2 जा 8x, 3 2 जा 6x, सॉरी 6x, 3 4 जा 12y और 11 into 3 33। okay, then similarly 4 into 3 12x, 4 into 3 12y, 4 into minus 6 minus 24. Now minus 12y plus 12y eliminated. 12 plus 6 18x, 33 minus 24, 33 minus 24 plus 9. X is equals to 9 upon 18. It become 1 upon 2 or 0.5. तो ये आ गया x का आंसर। अब आपने x के आंसर को, whatever the answer of x is, you need to put the value of x in any one equation.
put x is equals to 1 upon 2 in equation 1. इक्वेशन 1 है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 11. x की जगह मैंने 1 अपॉन 2 पुट किया, माइनस 4y इज इक्वल टू 11. 2 से 2 कैंसिल, 1 11 यहाँ के माइनस 11 हो गया इज इक्वल टू 4y. 11 में से 1 गया, बचा माइनस 10. 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो गया इज इक्वल टू y. तो माइनस 5 अपॉन 2. तो x की वैल्यू आई 1 अपॉन 2 और y की वैल्यू आई माइनस 5 अपॉन 2. तो दीज आर द बेसिक थिंग्स, ये आप लोगों को नॉर्मली आने चाहिए. ओके अब ये कह रहा है शो ऑल योर वर्किंग गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस. ये बहुत आसान सवाल आया है इस साल. 2x स्क्वायर 3 8 24, 3 इंटू एक्स 3x. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पावर 2 है हाईएस्ट पावर. तो सबसे पहले इसको अरेंज करते हैं. माइनस 3x यहाँ के प्लस 3x हो गया 24, यहाँ के माइनस 24 हो गया इज इक्वल टू 0. इट्स जनरल फॉर्म इज ax स्क्वायर plus bx plus c is equal to 0. So the value of a is 2, the value of b is 3, and the value of c is minus 24. Your quadratic formula is minus b plus minus b square minus 4ac upon में 2a. Minus the value of b is 3. b square means 3 square minus 4a means 2. C means minus 24 upon 2. A means 2. माइनस 3 प्लस माइनस, मैं डायरेक्ट एक ही स्टेप में कर रहा हूँ, आप इसको 2 स्टेप में कर लीजिएगा. 9 माइनस 4 to the 8, 24, 201. It's 201 upon 2 to the 4. 201 का रूट minus 3 plus 14.177 upon 4. अब एक बार प्लस में लिखें और एक बार माइनस में. माइनस 3 प्लस 14.177 अपॉन 4 और इधर और ओ वाली कंडीशन है. सेकंड आंसर माइनस 3 माइनस 14.177 अपॉन 4. तो इसको फ्रैक्शन कैलकुलेट करें और आंसर निकालें. इट्स योर होमवर्क, आप लोगों ने खुद करना है. देन इसका सी पार्ट है h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ये भी बेसिक चीज़ है. यू नीड टू अटेम्प्ट बाय योरसेल्फ. You need to attempt by yourself. In part B, I will start from question number 6 onward. Part B में part 1 मैंने डिस्क्राइब कर दिया. हाफ पेपर ऑलमोस्ट डन हो गया. हाफ पेपर जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा. सो होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी. इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ. जब तक आप लोग ये पेपर सॉल्व करें यहाँ तक, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बाकी पेपर में सॉल्व करवाता हूँ. थैंक यू वेरी मच. बंद करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट एज मच एज पॉसिबल. अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं. थैंक यू वेरी मच. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. टेक केयर.